बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं जो प्रेजेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक न्यूज़ हैं कुछ जो कि मार्केट को इम्पेक्ट कर रही हैं, और मार्केट की जो ये वॉलेटिलिटी और रेंज बाउंड और डल एक्टिविटी है ये भी फर्दर कंटिन्यू करेगी। बट उस पूरे सिनेरियो में कहाँ कहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है कि कुछ ना कुछ गेन मिल जाए, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ऐसी सिचुएशन में अगर आप लॉस नहीं कर रहे और किसी तरह आपने होल्डिंग की हुई है और ना पॉजिटिव साइड है या ब्रेक इवन पे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मींस कि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं उस टाइम के लिए जब कि रिकवरी आएगी या थोड़ी सी रैली बनेगी, तो डेफिनेटली आपको फिर एक अच्छा गेन मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को फोकस करें। ऐसी डल मार्केट में अगर आप ये सोचेंगे कि आपको एक दो दिन में कोई बहुत ज़बरदस्त गेन मिल जाए, तो उस सिचुएशन में आपसे हो सकता है कोई डिसीजन ऐसा हो जाए जो कि आपको बजाय फ़ायदा देने के नुकसान दे। तो इकोनॉमिक साइड पे तो आप सबको पता है कि जो फ्लड की वजह से हमें फाइनेंशियल हिट पड़ा वो बहुत ह्यूज है, और उसके मुकाबले में जो आईएमएफ के जो थोड़े से हमें इंस्टॉलमेंट आई थी, वो सारी जो सी है उसका जो इम्पेक्ट था वो सारा जो सा है वो इस न्यूज़ की वजह से और इस जो फाइनेंशियल बर्डन हम पे आया है उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्लस अभी बहुत सी हमें फूड आइटम्स इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, दो कि उसमें रशिया भी हमें सपोर्ट कर लेगा आने वाले दिनों में। ईरान से भी हम ले सकते हैं, बट डेफिनेटली उसके लिए डॉलर्स चाहिए। तो अगेन इसीलिए आप देखें तो मार्केट में डॉलर की प्राइस फिर जो सी है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई है। और जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उस वक्त हमारे कुछ मिनिस्टर्स भी कह रहे थे कि जब आईएमएफ की जो सी हमें पैसे आ जाएंगे तो डॉलर शायद जो सा वो 200 से नीचे चला जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉलर दोबारा जो सा आपका वो अप्रिशिएट करता जा रहा है। तो उसकी रीज़न यही है क्योंकि आपको डॉलर चाहिए अभी, और सिचुएशन आपकी अभी भी जो सी है फ्लड की वजह से वो ख़राब है। अब इसमें बेहतर न्यूज़ दो हो सकती हैं इकोनॉमिक साइड पे। एक तो एफएटीएफ की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, अक्टूबर में उन्होंने करना है, अगर वो हमें ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट में लेता है तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा पाकिस्तान के लिए। दूसरा ये कि हमारे जो लोन्स हैं, जो हमारी पेमेंट्स हैं उनकी, वो कोई रीशेड्यूल हो जाए तो ये भी एक अच्छा हमारे लिए एक बेनिफिट और रिलीफ होगा। बाकी इस वीक में भी वॉलेटिलिटी ही रहेगी, कोई ऐसी ख़ास अच्छी न्यूज़ नहीं है। यही दो न्यूज़ जो सी इकोनॉमिक साइड पे मैंने बताई हैं ये एक अच्छा बूस्ट दे सकती हैं। प्लस पॉलिटिकल साइड पे आपके सामने सिचुएशन कि वो अल्टीमेटली जब तक के प्रॉपरली ये चीज़ कंफर्म नहीं होती है, क्लैरिफाई नहीं होती कि कब इलेक्शन होने हैं और ये गवर्नमेंट कितना लंबे अरसे तक फिर आगे एक स्टेबिलिटी के साथ या एक स्टेबल इकोनॉमिक प्लान के साथ चलेगी, तब तक ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। और अभी तक तो कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आता, कुछ भी किसी टाइम जो है वो पॉलिटिकल साइड पे हो सकता है। तो इस पूरे सिनेरियो में अपने स्टॉक्स को फोकस करें। उनकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की जब डेट आती है और फिर रिज़ल्ट अनाउंसमेंट का डे आता है, उसके दरमियान जो एक अपसाइड मूवमेंट बनती है वहाँ पर उसको इनकैश करें, सिक्योर करें, प्रॉफिट टेकिंग करें। बिकॉज़ के आपने देखा होगा कि रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के डे अगर तो रिज़ल्ट नॉर्मल भी है लेकिन पे आउट बहुत अच्छा है, तो स्टॉक फर्दर अपसाइड मूवमेंट बनाता है अच्छी। बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आके भी अगर पे आउट अच्छा नहीं है तो स्टॉक जो है वो डिप ले लेता है, क्योंकि मार्केट की वो सपोर्ट उस तरह नहीं है कि एक सस्टेनेबल रैली बन सके। तो थोड़ा सा उन स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं टाइम टू टाइम, और उनके इस वीक में रिज़ल्ट हैं, तो उस उनमें क्या चांस बन सकता है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्लस आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को कुछ और ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स को जितना मैक्सिमम हम आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस कर सकें उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनके रिज़ल्ट हैं। इस वीक में बहुत से स्टॉक्स के रिज़ल्ट है, लेकिन ये वो स्टॉक है जिनको हमने टाइम टू टाइम कुछ लेवल्स पे डिस्कस किया हुआ है। उसमें से बर्जर है। बर्जर का इस वीक तो रिज़ल्ट नहीं, लेकिन आप कह लें अर्ली नेक्स्ट वीक में रिज़ल्ट है। डिस्कस करने का मकसद ये है कि जो प्राइस लेवल हमने इसको डिस्कस किया था, जिस प्राइस लेवल पे एंट्री बनती थी, उसके आसपास दोबारा चांस मिल सकता है। जिन दोस्तों ने तो ऑलरेडी इसको बाय किया हुआ है 74, 75, 76 के पास, तो वो तो होल्ड करें। अब क्योंकि ये अगेन 80 से बिलो क्लोजिंग दी है, तो इस वीक में अगर किसी तरह भी आपको दोबारा 77, 76 के पास मिलता है डिप पे, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और रिज़ल्ट से पहले एक अपसाइड मूवमेंट एटलीस्ट 10 रुपये का गेन तो आप इसमें ले सकते हैं।
उसके बाद आ जाएं आप जी पाक डाटाकॉम। पाक डाटाकॉम ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में है, 58 के पास है। 47 से नीचे हमारी बाइंग कॉल थी। और अभी का जो सिनेरियो उसको हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 55 का स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड करें। इसके भी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की डेट आ गई है, वेडनेसडे को इसका रिज़ल्ट है। अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, बट अगेन वही बात कि अगर साथ पे आउट अच्छा होगा तो ये फर्दर अपसाइड मूवमेंट बनाएगा, अदरवाइज डिप आ सकती है। सो 55 का स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड करें। जब ये 60 क्रॉस कर जाए तो वहाँ पर आपने अपना स्टॉप लॉस उसी तरह आपने तकरीबन 3 से 4 पे का गैप रख के इसको ट्रेल करते जाना है। तो PAKD यानी पाक डाटाकॉम में ऑलरेडी हम एक अच्छा प्रॉफिट जो सा इस तरह गेन कर लेंगे। उसके बाद आ जाए जी हम नेटवर्क। छोटा स्टॉक है, काफ़ी अरसे से 7 के आसपास घूम रहा था। रिसेंटली दोबारा 6.5 से नीचे गया था, और हमेशा 6.5 से नीचे जब भी जाए तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से हमेशा जो सा ये बाउंस बैक करता है। मंडे को रिज़ल्ट है इसका। मोस्ट प्रॉब्ली कल एक मूवमेंट बन सकती है। 7.3 तक तकरीबन गया था ये फ्राइडे को। 7 से ऊपर की क्लोजिंग दी है। कल की मूवमेंट में अगर ये 7.5 से ऊपर जाता है तो जिन दोस्तों ने 6.5 से नीचे बाय किया है वो उसमें एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और फर्दर ये है कि 7 का स्टॉप लॉस रख के आप इसको अगर होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो जो प्रीवियस क्वार्टर्स हैं उसमें एक रिज़ल्ट में EPS में इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूसली आ रही है। तो छोटा स्टॉक है, इसलिए इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट बन सकती है। उसके बाद HTL पे आ जाएं जी। HTL भी काफ़ी अरसे से एक रेंज बाउंड एक्टिविटी कर रहा है, पोटेंशियल बहुत अच्छा है। प्रीवियस क्वार्टर्स की EPS देखें तो बहुत अच्छी EPS है और अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। स्ट्रेटजी इसमें भी यही रखें कि रिज़ल्ट डे से पहले इसमें एक मूवमेंट जो सी है वो एक्सपेक्टेड है। फ्राइडे को इसका रिज़ल्ट है, और रिज़ल्ट क्योंकि इसका तकरीबन 4 बजे है तो पॉसिबिलिटी है कि उस दिन अनाउंसमेंट हो जाए, या ये भी है कि वो फिर मंडे को जाकर प्री ओपन में जो सा है उसकी अनाउंसमेंट हो। तो उससे पहले जो इसमें एक मूवमेंट बनेगी, और उम्मीद है कि इसमें एक अच्छी मूवमेंट बन जाएगी। तो जिन दोस्तों ने 40 से नीचे बाय किया हुआ है वो इसको जो सा है इस वीक में ये जब 45 से ऊपर 46, 47, 48 तक जाता है इंशाल्लाह, अगर तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं, या फिर अपना स्टॉप लॉस जो सा 45 पे ले जाएं और इसको होल्ड कर लें। तो होपफुली अगर एक बहुत अच्छे रिज़ल्ट के साथ अच्छा पे आउट की अनाउंसमेंट होती है तो फर्दर मूवमेंट भी बन सकती है, जो कि इसका पोटेंशियल है। लेकिन किसी किस्म के डिप को अवॉइड करने के लिए हम अपना स्टॉप लॉस जो सा है वो साथ साथ अप्लाई करेंगे। उसके बाद है जी OGDC। तो OGDC है तो PPL का भी रिज़ल्ट जो सा है वो इसी वीक में है। तो इसमें जो सा है आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट, अच्छा रिज़ल्ट तो एक्सपेक्टेड होता ही है। ज़्यादा इनका जो सा है वो मूवमेंट डिपेंड करती है कि पे आउट डिविडेंड कैसा जो सा है वो आपका आ रहा है। तो इस वक्त जो OGDC की प्राइस है ये अगेन वही प्राइस आ चुका है जो बार बार मैं आपको स्विंग ट्रेड बताता रहता हूँ कि जब भी 78, 77 के पास है वहाँ पे बाय है, और फिर जैसे ही 84, 83 से ऊपर जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करो। ऐसा ये हर मंथ तकरीबन आपको एटलीस्ट एक दफ़ा या 2 दफ़ा ऐसी ट्रेड दे देता है। तो अगेन वही प्राइस आ चुकी है OGDC की जहाँ पर डिप पे आप इसको बाय कर सकते हैं, और फर्दर जैसे ये 80 से ऊपर जाए तो वहाँ पे आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और क्योंकि PPL OGDC हैवी वेट्स हैं तो जब इनका रिज़ल्ट आएगा तो डेफिनेट इनके रिज़ल्ट के ऊपर भी एक मार्केट में मूवमेंट जो सी है वो आती है, क्योंकि इनकी अगर रिज़ल्ट अच्छा है बहुत अच्छे पे आउट के साथ तो उनमें बहुत अच्छी रैली बनती है। तो एक मार्केट में अच्छे पॉइंट्स जो से हैं वो इनकी कंट्रीब्यूशन प्लस साइड पे हो जाती है। इसी तरह ही अगर पे आउट अच्छा ना हो और इनमें डिप आए तो फिर मार्केट में नेगेटिव साइड पे भी एक जो इनकी एक अच्छी खासी वेटेज है तो वो इफ़ेक्ट करती है। सो OGDCL ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी जो प्राइस है वो अपनी बाइंग रेंज में दोबारा आ चुका है। उसके बाद है जी फाइनल सिटी फार्मा। सिटी फार्मा बहुत ही अरसे से तकरीबन 30 टू 34, 35 के दरमियान यही रेंज है जहाँ पर वो मूव करता जा रहा है काफ़ी अरसे से। बट अगेन अगर इसके पॉजिटिव साइड पे देखा जाए तो यही वो प्राइस रेंज है जिसमें आप अगर एंट्री लें तो सिक्योर रहते हैं। एटलीस्ट मार्केट डिप ले, वोलेटाइल रहे, तो अगर ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाता तो इस प्राइस से नीचे भी नहीं आता, इन्हीं प्राइस रेंज में ये मूव करता है। बट अब इसको भी फ्राइडे को इसकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट है, एक वीक आपके पास है फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स,
और फ्राइडे के एंड पे अगर देखें जब रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की डेट आई थी इसकी, तो थोड़ी सी इसमें मूवमेंट आई थी डिस्पाइट ऑफ के मार्केट ने थोड़ी नेगेटिव क्लोजिंग दी। तो इसी पूरे हफ्ते में आप इसमें एक मूवमेंट देख सकते हैं और टारगेट हमने यही किया हुआ था कि 40 के पास होपफुली मार्केट की बस थोड़ी सी सपोर्ट रहे, कुछ डिप ना आए, तो ये इंशाल्लाह रिज़ल्ट अनाउंसमेंट से पहले आपको 40 की प्राइस दिखा सकता है। ऑन द अदर वे अगर ये रिज़ल्ट अनाउंसमेंट से पहले 37, 38, 39 इसके आसपास जाता है तो आपने 35 का स्टॉप लॉस रख कर इसको जो सा वो होल्ड करना है। उम्मीद है कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बट अगेन फॉर द सेफ़र साइड हम उसको साथ साथ डिस्कस भी कर लेंगे रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की डेट से पहले कि उस वक्त इसकी मूवमेंट के हिसाब से क्या बेहतरीन स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें हम पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट ले सकें, और किसी किस्म के अगर दोबारा कोई डिप आता है तो वहाँ पर हम पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट लेकर अगर इसको बाय बैक करना बनता तो दोबारा हम फिर डिप पे बाय बैक कर सकें। बाकी इस वीक में उम्मीद है कि इसमें एक अच्छी मूवमेंट जो सी आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो वो कुछ स्टॉक्स है जिनके रिज़ल्ट हैं इस वीक में, और इनको हम रिज़ल्ट अनाउंसमेंट से पहले एक मूवमेंट जो इनमें आ सकती है उसके अकॉर्डिंगली हमने स्ट्रेटजी डिस्कस की है कि वहाँ में जितना भी हमें बेनिफिट होता है उसको हमें इन कैश और सिक्योर करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी आईटी सेक्टर पे। अपना जो टॉप प्रायोरिटी सेक्टर है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अगेन। उसमें सबसे पहले टीआरजी। अब आप मज़े की बात ये देखें कि जब ये 80 से नीचे था और मैं बार बार मेंशन करता था कि यहाँ पर आप एवरेज कर लें, बाय बैक कर लें, बाय कर लें, वहाँ पे बहुत से दोस्तों ने बाय किया। पर ओवरऑल देखा जाए तो जो मार्केट में आपको सुनाई दे रहा होता था, लोग डरे होते थे कि टीआरजी की गेम ख़त्म हो गई, दिस एंड डैट। हालांकि अगर आप मई से ऑनवर्ड देखें तो इनकी जो ग्रीन ट्री एक होल्डिंग है वो अच्छी खासी डेली की लाखों शेयर्स की बाइंग जो सी है वो कर रही होती थी। तो कोई भी चीज़ जब ऐसी कोई न्यूज़ आ रही हो तो उसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं होता कि अगले दिन ही वो कैप हो जाएगा। आपको देखना चाहिए यार कि अगर इतने सब्सटेंशियल अमाउंट में एक कंपनी जो है वो शेयर जो है बाई करती जा रही है तो वो डेफिनेटली लॉस के लिए तो नहीं कर रही। तो उसमें आप देखें कि अब बहुत से दोस्त जो से हैं, बहुत से लोग अगर आप मार्केट में अगर आप देखें तो वो 112 पे बाय कर रहे हैं, दोबारा 110 पे उन्होंने बाय किया हुआ है। तो आप ये देखें कि वही स्टॉक जब आपको 80 से नीचे मिल रहा था या 90 से नीचे मिल रहा था तब बाय करते हुए आप डर रहे थे, और अब जब कि वो 112 पे 115 पे इस रेट पे आप जाके बाय कर रहे हैं तो आप खुद देख लें कि रिस्क फैक्टर किस में कम था और प्रॉफिटेबिलिटी का चांस किस में ज़्यादा था। तो आपको समझ आ जाएगा पूरी स्टॉक मार्केट की गेम जो सी है उसमें कौन सी स्ट्रेटजी के साथ आप फ़ायदा ले सकते हैं और कौन सी स्ट्रेटजी के साथ आप अपना नुकसान कर सकते हैं। सो टीआरजी जिन दोस्तों के पास था और होल्डिंग है वो इसको एंजॉय करें। स्टॉप लॉस अपना जो है वो आप इसको जो है 110 पे रख के या 112 पे रख के जो है इसको होल्ड करें और इस तरह इसको ट्रेल करते जाएं। जब नेगेटिव मोमेंट नज़र आए तो वहाँ पे आप एग्ज़िट ले सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी नेटसोल। अब नेटसोल में भी आपको पता है कि बायबैक की एक न्यूज़ आई थी, मटेरियल इन्फॉर्मेशन, और इसमें भी अगर आप देखें तो अपनी वही इस वक्त काफ़ी अरसे से ये जो सा 98 टू 100 एंड 305 की प्राइस के दरमियान जो सा मूव कर रहा है, और इसमें भी एक रैली ड्यू है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप इसमें भी मूवमेंट देखेंगे। आगे पीछे हो सकता है मार्केट की जो सी है स्टेबिलिटी या वॉलेटिलिटी की वजह से, अदरवाइज़ इसमें भी एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। और ये भी जब 90 से नीचे था तो वहाँ पर हम बार बार कह के मैंने कहा कि इसको बाय करना, दैट वाज द बेस्ट प्राइस। तो उसमें देख लें कि जितनी मर्ज़ी मार्केट में डिप आए 3-4 हज़ार पॉइंट की, ये उस लेवल पे दोबारा नहीं गया। तो इसको आईटी सेक्टर के स्टॉक क्योंकि हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं तो इसमें पोटेंशियल है, और वो साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है जो कि इसमें अडॉप्ट करनी चाहिए। अभी के लिए इसको आप होल्ड करें और इंशाल्लाह ताला इसमें फ़र्दर गेन जो है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आ जाए सिस्टम अगेन जस्ट मेंशन करने का मकसद ये है कि ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में है। स्टिल इसको अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलें दिसंबर तक अगर आप इसको टारगेट कर दें फर्दर कुछ मंथ्स में, तो आप इसमें फ़र्दर भी 100 पॉइंट्स का गेन जो है वो देख सकते हैं, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको एक अच्छा गेन मज़ीद दे के जाएगा। उसी तरह इवेंसियन आ जाएँ तो बिलो 80 इस वक्त जो प्राइस रेंज है 77, 76, 78, इससे नीचे भी ये तमाम अच्छी रेंज है जहाँ पे अगर आप बाय करके इसको भी अगर आप टारगेट कर लेते हैं दिसंबर तक का, अगले 3-4-5 माह के लिए, तो इसको आप इजीली 100 का टारगेट कर सकते हैं। उसके लिए आपने
पेशेंस के साथ इसको होल्ड करना है और जितना भी डिप आए वहाँ पर आप इसको एवरेज करते जाएं, तो ये भी आपको अच्छा जो सा गेन दे जाएगा। प्लस हम साथ साथ इसकी स्ट्रेटजी डिस्कस भी करते जाएंगे। उसके बाद टैली में अगेन प्राइस रेंज उसकी बेस्ट 10 to 11 और वहाँ पे आप बाय करें और इंशाल्लाह ताला जैसे इसकी भी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की डेट आएगी और फिर जो ड्यूरेशन आएगी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के टाइम से, तो इसमें भी आप इजीली 2-3 रुपये का गेन तो कम अज़ कम जो सा है वो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। और अगर रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है तो फिर आप फर्दर भी इसमें एक रैली देख सकते हैं। फर्दर अगर मार्केट एक स्टेबलाइज मोड में जाती है और एक सस्टेनेबल रैली बनाती है तो उसमें पूरा पोटेंशियल है कि दोबारा आपको 1820 की प्राइस देगा इंशाल्लाह ताला। सो छोटे वैल्यू के स्टॉक्स में आईटी सेक्टर में आप इसको 10 to 11 बड़े आराम से पीस ऑफ माइंड के साथ टारगेट कर सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं ऑयल एंड गैस में कुछ स्टॉक्स जिनको हम कुछ अरसे से फॉलो कर रहे हैं। उसमें हैस्कोल का आपको याद होगा जब इसकी वो इंफॉर्मेशन आई पीएसएस की तरफ से एनुअल जनरल मीटिंग के बाद के ये स्टिल डिफ़ॉल्टर काउंटर में रहेगा, तो मैंने यही आपको कहा था कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसा कोई इशू नहीं है, थोड़ी सी डिप लेगा और अल्टीमेटली वो जो एक नॉन कंप्लाइंस है जो कि ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर्स की तरफ से एक एडवर्स ओपिनियन आया है, तो वो भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि रेक्टिफाई हो जाएगा। तो वो जो एक डिप आएगी और जो प्राइस रेंज आपको याद होगा मैंने 6.5 से नीचे और 6 के स्टॉप लॉस के साथ मेंशन की थी, तो अगर आप देखें तो ये मैक्सिमम जो डिप लेता है वो वही 6.5 से 6 के दरमियान वहाँ तक आता है और वहाँ से फिर बाउंस बैक किया। अभी इसकी जो सी है जैन टू मार्च के जो अकाउंट्स हैं उसकी डेट आ गई है। इससे नेक्स्ट आपको भी पता है कि कौन सी डेट बनती है, वो दोबारा से आपकी जो सी है जून क्लोजिंग की जो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट है वो आएगी। तो आने वाले दिनों में जो ये एक इशू आया है ये भी आप देखेंगे कि इसको कंप्लाई करके अल्टीमेटली ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकल आएगा। हाँ, अगर ये उस वक्त निकला था तो जो रैली बनी थी वो रैली आप समझें कि आप थोड़ी सी आपको वेट करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली हैस्कॉल उम्मीद है कि राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो लोग इसको होल्ड किए हुए हैं उनको आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद आ जाए जी पीआरएल, अटक रिफाइनरी, ओवरऑल रिफाइनरी सेक्टर। तो रिफाइनरी सेक्टर थोड़ा सा इस वक्त आप देखें तो ये भी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में आया हुआ है। बहुत ज़्यादा डिप भी नहीं ले रहा बट एट द सेम टाइम अपसाइड मूवमेंट भी नहीं बन रही जो कि एक्सपेक्टेड है। बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए थे पीआरएल के भी, अटक रिफाइनरी के भी, नेशनल रिफाइनरी के भी। तो एक्चुअली जब अच्छे रिज़ल्ट हैं और एक आप कह लें कि रेंज बाउंड एक्टिविटी बन रही है तो वो कंसोलिडेशन फेज़ एक आ जाता है दोबारा से। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें कि वहाँ पर एक डिप के बाद पीआरएल में तो एक न्यूज़ भी आई कि उन्होंने एक कहा कि अगर हमारा जो सी वो कुछ स्टॉक अगर वो ना लिफ्ट अप किया गया तो हम प्लान क्लोज़ कर देंगे। उसकी फिर बाद में क्लैरिफिकेशन भी आ गई। तो आने वाले दिनों में इनमें भी एक रैली दोबारा से बनेगी और पीआरएल में अगेन कह रहा हूँ कि 20 के पास जाएगा। 20 को जब हिट करेगा तो वहाँ पर हमने इसको टारगेट किया हुआ है प्रॉफिट टेकिंग का। तब तक के लिए जो 18 का स्टॉप लॉस रखा था वो हिट हुआ और उसके बाद से देख लें अभी मेरे ख्याल में एक वीक गुजर गया, इसने 18 को भी क्रॉस नहीं किया और साथ में ना ये इसने 17 को ब्रेक किया। तो जैसे ही ये 17 के आसपास है, मैंने ये भी कहा था कि वहाँ पे आप दोबारा बाय बैक कर सकते हैं या इवन 17.5 से 17 के दरमियान किसी भी प्राइस पे आप इसको अगर वहाँ पे एवरेज करेंगे या बाय बैक करेंगे तो आने वाले दिनों में दोबारा आपको 19-20 के बीच में प्रॉफिट टेकिंग का चांस मिल जाएगा। तो पीआरएल में तो ये स्ट्रेटजी इस तरह। अटक रिफाइनरी है तो अटक रिफाइनरी में जो एंट्री लेवल थे 140 से नीचे थे, अभी भी अपसाइड पे हैं। प्लस एक्स होने के बाद जो इसका डिविडेंड है वो भी डेफिनेटली आपके पास आएगा और फर्दर रैली आप इसमें मज़ीद जो सी आने वाले दिनों में देखेंगे। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक एज ए ग्रुप जो सा है इसमें जो सी बड़ी वर्टिकल मूवमेंट बनती है। बाकी जब तक मार्केट अपनी इस रेंज बाउंड डल एक्टिविटी में चल रही है तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यही टाइम है कि जहाँ पे आप अच्छे स्टॉक को लो रेट पर आप अपनी पोर्टफोलियो बिल्डिंग कर सकते हैं, रादर कि आप इस चीज़ का वेट करें कि जब वो स्टॉक जो सा 15-20% जो सा वो गेन कर लेंगे तब आप एंट्री लें। तो उससे बेहतर है कि जो ये टाइम है जब के स्टॉक जो सा अपनी लो साइड के पास हैं अच्छी ईपीएस के साथ और आपको ये पता है कि आने वाले दिनों में चीज़ें जब बेहतर होंगी तो फिर एक रैली बनेगी इनमें। तो दिस इज़ एक्चुअली टाइम कि जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करके एज ए इन्वेस्टर आप होल्ड करें चीज़ों को। तो आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही फ़ायदा होगा जिस तरह के टीआरजी ने
जिन लोगों ने आज से 3 माह पहले प्लान करके इसमें एंट्री ली थी, जब ये 80 से नीचे था, और उसको हम बार बार मेंशन करते थे मेरी वीडियोस, जो लोग रेगुलरली वॉच करते हैं उनको पता होगा। तो आप देखें कि वो 3 माह वेट करना पड़ा और एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रही, लेकिन अब वही जौन सा है TRG आपको एक अच्छा खासा गेन दे चुका है। और सेम विद सिस्टम ने भी ऐसा किया, और बहुत से स्टॉक्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स के जो कि अपने एक ड्यू टाइम में एक अपसाइड मूवमेंट ज़रूर बनाते हैं, और वहाँ पर फ़ायदा उन्हीं लोगों को होता है जिन्होंने राइट टाइम पे एंट्री लेकर उसको फिर कुछ अरसे के लिए होल्ड करते हैं। और जो अभी वॉलेटिलिटी चल रही है और मार्केट की एक डल फेस चल रहा है, इसमें पेनी स्टॉक से अवॉइड करें, क्योंकि पेनी स्टॉक ऐसे फेज़ में जब तक कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ ना हो उनमें मूवमेंट नहीं बनती। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, और आने वाले दिनों में मज़ीद मार्केट जो है वो क्या मूवमेंट बनाती है उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी को साथ साथ रिफ़ाइन भी करते जाएंगे, डिस्कस भी करते जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।